my show. I am Dr. Bhumika Banerjee, and you are watching The Mother, Daughter, and Follower. Every time we have a guest with us in our podcast show. This time it's none other than Mr. Devendra Jain. He is a specialist in his field, and he has written a very good book called The Pioneer. Welcome to the show, sir. How are you doing? Fine, ma'am. Thanks for joining us again. And it's always a pleasure to us that we have you here. So, Pioneer, Hmm. the book that you have written, what it is. This is a basically cases का जो whatever cases I have handled in the insolvency. Okay. In 2016, government has passed a bill and the bankruptcy code has been introduced Okay. to help the stressed assets of the banks and individual जो आगे फ्लो नहीं कर पा रहे हैं जी कहीं ना कहीं पेमेंट स्टक अप है और कंपनीज की जो बैंक्स की काफी पूंजी मतलब अटकी हुई है हम्म ऐसी इंडस्ट्रीज में बिजनेस में तो वो एक्ट उसके लिए लाए गए थे ओके कि कैसे उसको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करके उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में उसको बाहर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज हैं रेजोल्यूशन प्लान की अदरवाइज if resolution की कोई possibilities नहीं है then it go to the liquidation ओके so finally सर यहाँ पे creditors can get the यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी बिकॉज लेमन जो है हमारे व्यूअर्स वो शायद ये टर्म्स ना समझ हाँ पाए राइट yes तो yes थोड़ा ये बताइए कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी क्या होता है ये इंसॉल्वेंसी है कि मतलब मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलता हूँ जी कि जब आप अपने फाइनेंशियल्स मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे हो आपके ओवर ड्यूज बढ़ गए हैं हाँ और डिमांड बढ़ गई है मतलब पेमेंट जो लोन वगैरह ले रखे हैं उसको रीपे नहीं कर पा रहे आपने कोई सर्विसेज हायर की है उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइमली तो जी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में स्टक आप प्रॉब्लम में हैं तो उसमें सॉल्यूशन की जरूरत है राइट तो ये एक प्रोसेस है बहुत सी बार क्या होता है इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का एक मीनिंग अगर जनरली लोग समझते हैं कि भाई इंसॉल्वेंट हो गया दिवालिया हो गया ओके सो जो वर्ड हाँ दिवालिया है हाँ उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे राइट दिवालिया हो राइट गया ओके लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस जो है जो लॉ की जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी वो दिवालिया डिक्लेयर नहीं हुआ ओके वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है उस प्रोसेस में अगर कोई पॉसिबिलिटीज है कि इसको वापस से रिवाइव किया जा सकता है सेटल किया जा सकता है उसका रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है उसका रेजोल्यूशन प्लान किया जा सकता है तो वो एक प्रोसेस एक सर्टेन टाइम लिमिट तक चलती है और उसकी एक टाइम लिमिट है उस प्रोसेस तक एज पर की लॉ एज और पर द लॉ उसके जो एजुकेटिंग अथॉरिटी जो उसकी अथॉरिटी है जी जो देखती है जो देखती जिस है कंट्रोल है जो वो है मॉनिटर करती है हाँ राइट वो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई ओके so that's governed by IBBI हाँ आईबीबीआई तो आईबीबीआई में उसमें क्या होता है कि इसमें प्रोफेशनल्स की एक अपॉइंटमेंट होती है जी उनको वहाँ पे आईबीबीआई में रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए उनका जो भी प्रोसेस है एग्जामिनेशन एक होता है उस एग्जामिनेशन पास करने के बाद उनको सर्टिफिकेट इशू होता है देन के डू द प्रैक्टिस ऑफ द एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल so who becomes the उसमें member like जैसे what is प्रोफेशनल्स the हैं qualification सीए like you are a ICWA member right you are a हाँ member of IBBI right if I'm तो सीए correct ICWA CS MBA जो having the experience more than 10 years और अभी recently they launched a program education degree program also 3 years okay degree so after graduation he can apply for that degree also to that's so complete nice degree so so that एक is qualification पूरी एक qualification हाँ available पूरी है अब क्वालिफिकेशन तो उसके हिसाब से वहाँ रजिस्टर होते हैं जी और फिर उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो लॉ के हिसाब से कोई भी उनको हायर करेगा जो एप्लीकेशन फाइल करेगा अब so जैसे businesses हाँ corporates हाँ right जो जैसे जो ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है they will hire them correct लेकिन इसमें ऐसा है एप्लीकेशन कौन हायर करेगा या तो जिसको पैसा मांगना है जो आपका क्रेडिटर है okay वो okay करेगा जैसे बैंक वगैरह हो गए आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जैसे कोई बिल आपने मान लिया
सर्विस ली, आपने उसको टाइमली पेमेंट नहीं पेमेंट किया, नहीं की, तो वो भी जा वो सकता भी है। जा सकता है। और आप खुद भी जा आप सकते हैं। खुद आपको भी जा खुद को सकते हैं। लगता है कि भई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं मिस्टेक कप है, तो मेरे कप को इस है। प्रोसेस में जाना है। तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं एनसीएलटी, एक लॉ, एक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ऑन कंपनीज ने बना रखा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, ये ट्रिब्यूनल है हाँ, बेसिकली। ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो आईबीबीआई के जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, वो एनसीएलटी कोर्ट के माध्यम से ये सब चीजें होती हैं। तो एनसीएलटी में जब एप्लीकेशन फाइल होती है तब वो हर्ड करते हैं, और उसके बाद जो प्रपोज्ड जो भी पर्सन डिसीजन है, है, जो भी डिसीजन है, अगर मान लो उसने किसी को प्रपोज नहीं किया है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर है यानी बैंक्स वगैरह है, या खुद आप प्रमोटर खुद जाते हैं, तो उनको तो वो नाम प्रपोज करना पड़ता है कि वो किसका नाम प्रपोज कर रहे हैं एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मतलब दे कैन रिकमेंड, हाँ, दे कैन रिकमेंड द प्रोफेशनल। हाँ, और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो भी करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तब उस कंडीशन में एनसीएलटी खुद खुद अपॉइंट करती है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होता है जो सेलेक्टेड मेंबर्स की, तो उसमें करते हैं। और कई बार जो प्रपोज किया है जरूरी नहीं उसका अपॉइंटमेंट भी हो, कई बार उनको लगता है कि भाई कुछ उनके रूल्स के हिसाब से नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कहीं डिसिप्लिनरी चल रहा है या कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उनको हटा के, या कोई ऑब्जेक्शन करता है उसमें कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है। पर उसको वैलिडेट कोर्ट करती है, कोर्ट के थ्रू होता है, जो भी होगा कोर्ट के थ्रू होगा। फिर जब ये हो जाता है तब अपॉइंटमेंट हो जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, तो उसके पास वो एंटायर चार्ज आ जाता है उस कंपनी का। सब जो भी बिजनेस, मतलब एज ए जो प्रमोटर शूज में आ जाएगा, मतलब जो इन प्लेस ऑफ प्रमोटर्स जो सस्पेंडेड हो जाएंगे, उसमें उनकी कोई पावर नहीं रहेगी, वो रहेंगे वहाँ एज ए डायरेक्टर, वो सब हैं, और दे विल सपोर्ट ऑल्सो, मतलब कई बार नहीं करते हैं लेकिन करना पड़ेगा बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द कोर्ट, राइट? तो वो सारी की सारी पावर जो भी है, फाइनेंशियल, सिग्नेटरी वगैरह, एवरीथिंग डज इट गेट्स टेम्पररी ट्रांसफर्ड? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फिर वो सबके क्लेम वगैरह इनवाइट करते हैं कि भाई कितना देना बाकी है। बिग रिस्पांसिबिलिटी, देवेंद्र जी। बिजनेस भी चलाना है उसको, प्लस उसको फिर अपनी प्रोसेस भी पूरी करनी है। उस प्रोसेस में वो एक विद इन 1 मंथ वो क्लेम मंगवाते हैं सबसे। अच्छा, जो भी उनके क्रेडिटर्स हैं पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिकेशन और जो भी है, तो उसके बेसिस पे वो क्लेम्स आते हैं। और क्लेम्स में कैटेगरी वाइज होते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने लोन दिया है, उसमें भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। और फिर उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो सर्विसेज गुड्स के लिए होते हैं। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ड्यूज भी होते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह के जो भी इनके ड्यूज होते हैं, तो वो भी डिपार्टमेंट भी क्लेम फाइल करते हैं। तो वो सब लोग फाइल करते हैं जी। उन क्लेम के बेसिस पे उनको एक सीओसी, मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी पड़ती है, जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि किस किस लोगों की कमेटी बनेगी। नॉर्मली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कमेटी बनती है कंपनी में, लेकिन इन केस किसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की कमेटी बनती है। तो और ये कमेटी अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करता है? नहीं, कमेटी जो प्रिपेयर करता है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही बनाता है, वही बनाएगा, राइट? हाँ, फिर वो कमेटी में को पावर होती है, एक तरह से कमेटी के कंट्रोल में सब चीज आ जाती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब चीज प्रेजेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एवरीथिंग ही विल एग्जीक्यूट, बट इट विल बी प्रेजेंटेड टू द सीओसी फॉर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ओके, तो इसमें बिजनेस ओनर का क्या मतलब? बिजनेस ओनर इज उसको हेल्प करना है जहाँ जहाँ उसको लगता है, उनको सब कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। बिजनेस का उसका क्या एक पावर, एक तरह से उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है कि भाई ये 6 महीने का जो प्रोसेस है, 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है सीआईआर के एज पर लॉ, वो ठीक है, एक्सटेंड होता रहता है जब टाइम पे नहीं होता है जी, तो वो उस पीरियड तक उसकी पावर सस्पेंडेड रहती है और सब कुछ क्रेडिटर्स सीओसी के हाथ में होता है। फिर
क्लेम्स आने के बाद सीओसी बन गई। सीओसी के बनने के बाद फर्स्ट मीटिंग होती है सीओसी की, उसमें जो प्रेजेंट व्यक्ति है आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसको आईआरपी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है। अब सीओसी को लगता है कि ये फेवरेबल नहीं है या ये प्रॉपर नहीं है, या मान लो प्रमोटर ने अपॉइंट किया हुआ है उसको, तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है प्रमोटर ने किया है, हो सकता है वो बायस्ड हाँ बायस्ड हो, तो वो दे कैन चेंज, they can propose for the change of the IRP. And who can propose? The COC. COC member will propose. Then again filing to the NCLT कि नहीं हमें चेंज करना है, और ये कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है और इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो देन फिर NCLT वापस से उसको कंफर्म करती है या फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो उन्होंने सजेस्ट किया उसको तो सीओसी ने सजेस्ट किया। जो बात मेरे मन में ये सुन के आई है, बिकॉज बायसनेस दोनों की तरफ हो सकता है ना, दोनों की तरफ होता है, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है, कोर्ट देखती है उसमें, अगर कोर्ट को लगता है कि जो इन्होंने प्रपोज किया वो भी बायस्ड ही है तो कोर्ट मना कर सकता है, वो अपनी तरफ से भी अपॉइंट कर सकता है किसी और, तो कोर्ट के ऊपर है, एनसीएलटी के ऊपर है, एनसीएलटी के ऊपर है कि वो डिसीजन को अप्रूव करना है नहीं करना है, दैट डिपेंड्स ऑन एनसीएलटी, राइट, क्योंकि सीओसी की पावर है चेंज करने की, तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट एग्जामिन करता है। पर प्रमोटर की यहाँ पे कोई पावर नहीं है। अब प्रमोटर को कोई ऑब्जेक्शन हो तो ठीक है, वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे, उसमें जो भी डिसीजन होगा वो कोर्ट देखेगा, उसको एनालिसिस करेगा, मेरिट्स होंगी तो कुछ होगा, नहीं तो अदरवाइज कोई ऐसा नहीं होता है। अब इस पूरी 6 महीने की प्रोसेस में उसको बिजनेस करना है, फिर क्लेम्स इनवाइट करने हैं, फिर उसके बाद में यूआई पब्लिश करना है, रिजोल्यूशन प्लान वैल्यूएशन कराने हैं, सब एसेट जो भी व्हाटएवर उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना है एसेट्स का, और उस एसेट्स का वैल्यूएशन कराना है, वैल्यूएशन के बाद उसका एक रिजोल्यूशन प्लान के लिए इनवाइट करना है लोगों को, जो उसका रिजोल्यूशन प्लान दे सके कि भाई इतनी लायबिलिटी है, जो क्लेम्स हैं, इतनी एसेट्स हैं, ये बिजनेस है, बिजनेस एक्टिव है नहीं है, और जो भी उसके प्रोस एंड कॉन्स है वो सब पूरा एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाता है। वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो एक्सपेक्टेड जो भी इनवाइटी जो इनवाइट किया है रिजोल्यूशन प्लान के लिए वो उनको दिया जाता है, और उसके बेसिस पे वो रिजोल्यूशन प्लान। यहाँ पे इनवाइटीज कौन होते हैं? ऑन पब्लिकेशन में उनको लगता है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं में रिजोल्यूशन प्लान दे सकता हूँ, यानी टेक ओवर कर सकता हूँ, तो वो अपने आप का अपना ऑफर भेजेगा। उस ऑफर में अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीओसी समझती है कि उसको ये सफिशिएंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका है, तो उनको फिर पूरा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेयर करते हैं। वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे वो अपना पूरा का पूरा रिजोल्यूशन प्लान बनाता है। रिजोल्यूशन प्लान के वे में इस बिड जिसे बोलते हैं बिडिंग, बेसिकली बिडिंग प्रोसेस है, एंड एनीवन कैन बिड, एनीवन, बिकॉज़ इट्स अ पब्लिकेशन व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड, राइट, फॉर द पब्लिक। मतलब ये एसेट सेल का बिड नहीं है, ये रिजोल्यूशन प्लान का बिड। तो उसमें सब अपना रिजोल्यूशन बनाएंगे, कोई बोलेगा मैं इतना पैसा दे सकता हूँ और इस तरीके से दे सकता हूँ, उसमें देना पड़ेगा उनको कि वो किनको किसको ऑफर करना है, क्रिएटर्स को कितना देना है, इसको कितना देना है। 100% पैसा तो आता नहीं है, तो जैसी वैल्यूएशन होगी उस हिसाब से उसका रिजोल्यूशन प्लान देते हैं वो लोग, टाइम लिमिट देते हैं कि कितने टाइम में पेमेंट करना है। जब ये रिजोल्यूशन प्लान सबके आ जाते हैं तब वापस से सीओसी के पास इसको प्रेजेंट करता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में, ये दीज आर द रिजोल्यूशन प्लान, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्होंने बिड ज्यादा किया उसका ऐसे सीरियल वाइज वो प्रेजेंट करते हैं। और उन कुछ ऐसे रिजोल्यूशन प्लान भी होते हैं जो लगता है कि कोई मीनिंग ही नहीं है, तो उनको इमीडिएटली रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उन रिजोल्यूशन प्लान के बेसिस पे कमेटी डिसाइड करती है कि क्या बेस्ट सूटेबल रिजोल्यूशन प्लान है, कि इसमें क्रिएटर्स को भी फायदा हो रहा है, बिजनेस को भी फायदा हो रहा है, और मतलब कि भाई इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो वो डिसीजन लेते हैं
और उसमें अगर निगोशिएशन की पॉसिबिलिटी है तो फर्दर निगोशिएशन भी करते हैं पार्टीज को बुला के कि भाई जैसे मान लो 2-3 पार्टी हैं ये आगे डिसीजन पीछे। मेकिंग सीओसी के पास है सीओसी कंप्लीटली 100%। सीओसी इसमें आईआरपी का क्या रोल है? आईआरपी तो एग्जीक्यूशन सारा आईआरपी का है ना, ओके सब कुछ ओके। वो ही करना है, काम उसी को करना है, लेकिन सीओसी कॉमन डिसीजन है। कई बार आईआरपी भी अपना उसका भी एक अपना एक मत वो दे हाँ सकते हैं, हाँ वो उसका अपनी भी तरफ से किसी को रेफर कर हाँ सकते वो हैं, भी राइट? इम्पोर्टेंट उसका भी व्यू होता है। व्यू होता है। अगर व्यू मान लो वो सीओसी के अगेंस्ट में भी व्यू होता है तो वो कोर्ट में बताएगा, ही विल प्रेजेंट टू द कोर्ट कि भाई ये ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोर्ट दोनों साइड में सुनता है। ओके। जनरली ऐसा होता नहीं, जनरली जो सीओसी का होता है वही आरपी का होता है, लेकिन फिर भी कई बार होता है ऐसा, कुछ पॉसिबिलिटीज केसेस है, हैं, पॉसिबिलिटीज हैं पॉसिबिलिटीज है केस टू केस बेसिस केस पर। टू केस बेसिस पे। तो फिर फाइनल जब वो रेजोल्यूशन प्लान सीओसी अप्रूव कर दी, देन अगेन गो टू द एनसीएलटी। एनसीएलटी विल हर्ड और उसके बेसिस पे भी कहीं लीगली ये वैलिड है नहीं है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, कोई बायसनेस है या किसी ने उसको चैलेंज किया है, जैसे व्यूज डिफरेंट है, क्रिएटर्स के भी व्यूज डिफरेंट होते हैं। करेक्ट। एक परसेंट मिनिमम परसेंटेज है कि 66% अप्रूव होना चाहिए क्रिएटर्स की कमेटी का। अब मान लो 66 अप्रूव तो हो गया, लेकिन जो 30 वो परसेंट है वो चैलेंज कर रहे हैं जाके आगे। तो मान लो वो चैलेंज कर रहे हैं, उनकी चैलेंज में अगर कुछ लगता है कोर्ट को कि वो चैलेंज परफेक्ट है या कुछ है, या तो रेजोल्यूशन प्लान में इम्प्रूव होना चाहिए या उसको वापस से देखना चाहिए, या वो रेजोल्यूशन प्लान कैंसिल भी कर सकती है, क्योंकि सारे क्रेडिटर्स को तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट? तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब उसका ऐसा नहीं, तो वापस से रीप्रोसेस भी हो सकता है, और या डायरेक्ट फिर लिक्विडेशन ऑर्डर हो। तो ये जो 66%, लेट्स वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, ये क्या सभी क्रेडिटर्स का बराबर रहता है या कुछ क्रेडिटर्स? जो सीओसी मेंबर, अच्छा, जो सीओसी में मेंबर है, तो सीओसी मेंबर जो सीओसी बनने की एक अलग प्रोसेस है, उसमें किसको सीओसी में आएगा, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर का ही सीओसी बनता है जनरली उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत मिनिमल होता है। उसमें है कुछ एक परसेंटेज 10%, लेकिन उसका कोई वोटिंग पावर उसमें आता नहीं है। अच्छा। और तो सारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का ही दमदार रहती है। और जब जहाँ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, मान लो उसने कोई लोन नहीं लिया है कहीं पे भी, और तो फिर वहाँ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की कमेटी तो वो डिसीजन लेती है। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें पीछे लॉ के पीछे पर्पज ये है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि उन्होंने अपना मान लो सिक्योर्ड किया है, पैसा दिया है, पब्लिक मनी है, तो इसलिए उस पे फोकस ज्यादा रहता है। राइट। तो बेसिकली जो कमिटी में आ गए हैं उनका ही डिसीजन, उन्हीं का डिसीजन होगा, और उन्हीं को वो मैक्सिमम पैसा भी उनको ही मिलता है, मैक्सिमम पैसा भी उन्हीं को मिलता है, क्योंकि प्रायोरिटीज भी ऐसे ही डिसाइडेड है। जो लिक्विडेशन में जो प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि भाई सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिलेगा, देन ऑपरेशनल क्रेडिटर। ओके, तो इस टाइप से प्रायोरिटी सेट, वो लिक्विडेशन में सेट है, लेकिन उसी फॉलो करके रेजोल्यूशन प्लान में भी वैसे ही प्लान आता है, उसी हिसाब से आता है, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन प्लान में जनरली सब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए भी पैसा रखते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज के लिए भी पैसा रखते हैं, ताकि क्या एक कॉमन प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आके बिजनेस चला सके। जहाँ लिक्विडेट होना है वहां तो फिर ठीक है, जो होना है वो होना है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब बिजनेस चलाना है, किसी को टेक ओवर करना है, तो उसको एक सबके लिए एक प्रॉपर सोचना पड़ेगा, और उस हिसाब से उसको रेजोल्यूशन प्लान देना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो उस हिसाब से फिर जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट विल लुक कि भाई हाँ ये प्रॉपर है, देन दे अप्रूव। अप्रूवल होने के बाद आरपी हैंड ओवर कर देता है जिसको रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या सेम प्रमोटर कैन गिव द रेजोल्यूशन प्लान? वो भी अपना रेजोल्यूशन प्लान दे सकता है, तो यहाँ पे दे ही सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। केवल कुछ एक सर्टेन लोगों को बाहर किया हुआ, जो एमएसएमई है उनके लिए ओपन है, लेकिन जो लार्ज स्केल लार्ज कॉर्पोरेट हैं उनको नहीं मिलता है। उनके लिए भी एक अलग से सेक्शन बाद में इंट्रोड्यूस किया कि 29A जैसे बोलते हैं, उसमें कहीं भी रिलेटेड पार्टी है या उस टाइप से है, तो वो लार्ज जो एमएसएमई नहीं है, मतलब एमएसएमई स्मॉल मीडियम स्केल की इंडस्ट्री नहीं है, तो वो उनको बाहर किया हुआ है।
वो नहीं दे सकते प्रपोजल, मतलब लार्ज रिजेक्शन स्केल प्लान। वाले नहीं दे हाँ, सकते। मतलब उनके हाथ से वो जाना ही है। ओके, तो ये है। या तो वो सेटल करेंगे, या तो वो सेटल करेंगे, हाँ, या फिर वो वो हाथ किसी से और जाएगा। का रेज़ोल्यूशन प्लान उनको एक्सेप्ट करना, वो नहीं दे सकते हाँ, रेज़ोल्यूशन वो नहीं प्लान। देंगे, लेकिन एमएसएमई वाले जो स्मॉल मीडियम में हैं क्यों? वो दे सकते क्योंकि जो मैं समझ पाई हूँ, रेज़ोल्यूशन प्लान एक तरह से एक सेकंड मौका है, हैं। हाँ, वो राइट? सेकंड मौका है। एक तरह से मैं यही एक और बोलता हूँ मौका कि है। वो वो एंड नहीं है। दैट्स नॉट एन इंसॉल्वेंसी एंड। प्रोसेस इज नॉट Yes, एंड, it's इज अ another स्टार्ट, chance. It's another chance to अनदर survive सर्वाइव। और make the business, हाँ, वो again बिजनेस को कंटिन्यू, गोइंग continuity कंसर्न के गोइंग लिए। बना हुआ, ताकि हुँ, जो एम्प्लॉइज हैं हुँ, या जो जिनको भी रोजगार मिला हुआ है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं, हुँ, एसेट्स हैं, तो वो एक कंटिन्यू बनी रहे, भले बनी रहे। प्रमोटर चेंज होता है राइट। एक, तो वो इस तरीके से ये एक ये प्रोसेस है। अब इन केस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ही नहीं होता है, सीओसी अप्रूव नहीं करती है, ये हुँ, उनको लगता ही नहीं कि रेजोल्यूशन करना है, या हुँ, कोई प्लान आता ही नहीं है, हुँ, कोई देता ही नहीं, कोई डेड है, बिल्कुल डेड ही कंपनी है, हुँ, देन फिर लिक्विडेशन का फाइनल डिसीजन होता है, और उसका फिर प्रपोजल वापस से एनसीएलटी में जाता है। हुँ। लिक्विडेशन में फिर अगेन कोर्ट को लगता है कि नहीं, एक प्रोसेस और करनी चाहिए। सेम प्रोसेस हाँ, सेम प्रोसेस में कि रिपीट रिजोल्यूशन कर प्लान सकते अगर हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो करें, तो नहीं तो ऐसे केस में अगर प्रमोटर वापस रेज़ोल्यूशन देना चाहे और वो उस कैटेगरी में ना है, तो भी कंसिडरेशंस नहीं होती वो कोर्ट की? नहीं होता, अभी तो नहीं प्रोबेबिलिटीज़ होता। निल है? अभी तो बहुत से ऐसे जो केसेस हुए हैं, जी, बड़े-बड़े ग्रुप्स के जी, हाइलाइट हुए हैं, जी, एसआर ग्रुप का और जी, इनका, तब जी, बड़े-बड़े जो जी, जी। केसेस हुए, तो हुँ, प्रमोटर ने बहुत कोशिश की कि हम ले सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। वो पॉसिबल बट नहीं हुआ, पॉसिबल है वो ही नहीं नहीं। हो पाया। तो दे डोंट गेट दैट हाँ, सेकंड इवन चांस। वो तो 100% पेमेंट देने को रेडी थे, एसआर ग्रुप अच्छा। का तो उस टाइम पे काफ़ी चला, हुँ, बहुत लंबा हुँ, भी हुँ। चला, सुप्रीम कोर्ट तक काफ़ी लंबे केसेस चले। बट स्टिल दे डोंट गेट दैट सेकंड चांस, नहीं, काइंड ऑफ, नहीं, राइट? उसमें मतलब नहीं मिला। तो हुँ, मेन मकसद यही है कि भई जो छोटे लोग हैं, स्मॉल मीडियम स्केल वाले उनको हैं, वो सपोर्ट ठीक है, किया उनको जाए। सपोर्ट करें। जो हुँ। लार्ज स्केल हैं कि उन्होंने काम, मतलब कहीं न कहीं वो मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है लार्ज स्केल वालों के लिए, जो समझ में आ रहा है, राइट? या तो यू वो हैव पहले टू से सेटल कर दें, पहले से सेटल कर दे, पहले से प्रॉपर्ली या बिजनेस रन करें, इस स्थिति तक पहुंचे ही ना, करेक्ट? नहीं, तो अब जैसे अब काइंड इसमें ऑफ एक इंटेंशन का भी होता है ना, अब हम्म आप देखेंगे कि लार्ज स्केल में जब उनके यहाँ से बिज़नेस जाता है, तब वे ऑफ़र करते हैं कि हम पूरा पैसा चुका देंगे, तो फिर क्या हम्म मतलब, उसको पहले क्यों नहीं कर रहे थे? दैट मीन्स द इंटेंशन इंटेंशन इज कहीं न कहीं क्वेश्चन, तो वो एक, वेरी वेल तो एक क्वेश्चन। कोर्ट को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को ऐसा हम्म लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा प्रॉब्लम है, कि तभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इन्होंने जानबूझ के तो कहीं हाँ, नहीं किया है ऐसा। कुछ इस यू तरीके नेवर से नो। उनके दिमाग में ही रहता है, या ये हम्म कैपेबल नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो ऐसा रहता है। तो तो फिर लिक्विडेशन एक फाइनल फिर ऑर्डर होता है जी, कि जब कोई चारा नहीं, नो रेज़ोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन कैन बी मेड। देन फिर लिक्विडेशन अपॉइंट होता है, और फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर जनरली, इन जनरल तो सेम सेम जो रहता आरपी है, जो होता है, आरपी होता है वही होता है। उसी को लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, हुँ, अनलेस हुँ, क्रेडिटर सीओसी को लगता है कि भई इसमें चेंज होना चाहिए, या कोर्ट को लगता है, एनसीएलटी को लगता है कि चेंज होना चाहिए, तो फिर वो चेंज होता है। अनदर पर्सन, अनदर जो आईबीबीआई रजिस्टर्ड और हुँ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उसको एज ए लिक्विडेटर दैट अपॉइंट अनदर करते हैं। पर्सन इज़ अपॉइंटेड एज़ अ लिक्विडेटर। या अदरवाइज़ जो शुरू से जो आईआरपी हाँ, है, हाँ, उसको उसको कंटिन्यू वो कर कंटिन्यू सकते कर हैं। सकता यस, है। यस, तो ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑप्शंस। तो यहाँ पे आईआरपी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसकी आईआरपी का क्रेडिबिलिटी तो एक मैंने आईआरपी का कंफर्मेशन आरपी, वो आरपी इंटरिम रहा, रहा, फिर राइट। आरपी हुआ, देन लिक्विडेटर। ओके। तो वो तो पूरा उसका रोल चेंज हो जाता है, राइट? लिक्विडेटर अगर का, वो सेम ही फिर पर्सन है। लिक्विडेटर का काम केवल वही है कि फिर हुँ, एसेट्स को वापस से लेना, लिक्विडेट करें। और एक-एक एसेट्स को सेल करना, सेल करके फिर प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, हुँ, ये लिक्विडेटर का काम है। अभी कुछ नए-नई जैसे कुछ लॉ बीच हुँ, में इंट्रोड्यूस भी किया है कि एज़ ए गोइंग कंसर्न भी बेच सकता है लिक्विडेटर चाहे तो, हुँ, कि भाई कंपनी को एज़ ए चलते हुए जो कंपनी है उसको एज़ ए जो भी उसकी वैल्यूएशन के बेसिस पे भी बेच बेच सकता है, हो रहे हैं वो केसेस भी हो रहे हैं। हुँ, और अदरवाइज़ तो वैसे एसेट्स को लिक्विडेट करके, हुँ, मनी कलेक्शन करके, जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे उसके पेमेंट्स करते हैं, जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट का पहले पेमेंट हो जाता है, देन फीस का पहले पेमेंट हो जाता है, आरपी और लिक्विडेटर की जो भी फीस ड्यू है, हुँ। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल जो वाटर फ्लो मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से पेमेंट होती है।
और उसके बाद वापस से प्रोसेस एंड क्लोजर का एप्लीकेशन फाइल होता है, डिसोल्यूशन का। कंपनी अगर क्लोज Then the company डिसॉल्व is हो गई, dissolved. डिसॉल्व It's completely dissolved. डिसॉल्व। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, किसी जो मैंने बहुत ब्रीफ में आपको जी एक्सप्लेन जी, किया। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये प्रोसेस समझाया, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि ये भी एक बहुत प्रोसेस है और ये भले के लिए, बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि अगर थोड़ी भी गुंजाइश होती है कि हम कंपनी को उसको रिवाइव रिवाइव कर सकते सके, हैं तो हम कर पाए, रिवाइवल हो सकता है, रिवाइवल हो सकता है। तो आपकी ऑब्जेक्ट भी यही है कि टाइमलाइन इसमें फिक्स है कि इस टाइमलाइन में जो अननेसेसरी मनी ब्लॉक्स हैं डेड एसेट्स में, तो वो उसका रियलाइजेशन और वो इकोनॉमी में बूस्ट करता है। डेफिनेटली बैंक को भी पैसा मिलता है, वो पैसा मूवमेंट होता है। नहीं तो नहीं, कहीं ना कहीं ब्लॉक पड़ा है। अच्छा, टाइमलाइंस क्या रहती है? इज देयर अ फिक्स टाइमलाइन या वो फिक्स टाइमलाइंस लॉ में डिसाइडेड है। एंड हाउ, व्हाट इज दैट? वो है कि 6 मंथ्स का प्रोसेस, देन अगेन 90 डेज का आपका एक्सटेंशन, फिर उस तक तो रेजोल्यूशन प्लान होना चाहिए, मतलब और उसके बाद अगर नहीं होता है जी तो फिर, लेकिन अब उसमें लिटिगेशन इतने होते हैं आजकल जो चल रहा है अभी, क्योंकि हर कोई जाके कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है, वो टाइम को, फिर जब लिटिगेशन जब चालू हो जाता है तो फिर उसमें कोई टाइमलाइन लिमिट नहीं होती है, क्योंकि मेरे अभी कई केसेस ऐसे हैं जो 6-7 साल से चल रहे हैं। क्योंकि लिटिगेशन के अपने ही टाइमलाइंस होते तो हैं, उनकी अपनी टाइमलाइंस होती है, उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है, उस हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कोर्ट का होता है। तो वो क्योंकि कोर्ट के पास अगर कोई एप्लीकेशन आई तो उनको हर्ट भी करना है, उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देना है, जस्टिफाई भी करना तो है। ऐसे में तालमेल कैसे बनता है? लाइक लिटिगेशंस हैं, उसका अलग टाइमलाइन है, यहाँ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस लिटिगेशन का कोई टाइमलाइन नहीं वही है। वही मैं कह रही हूँ ना, उसका अलग टाइमलाइन हो गया। इसमें जो टाइमलाइन है वो आरपी और सीओसी के लिए हो गया। इनको अपनी टाइमलाइन में पूरा काम करना है, अब वो नहीं हो रहा है ड्यू टू दैट, वो एक अलग बात, वो एक अलग बात है, और वो कंसीडर करती है फिर वो तो एनसीएलटी उसको वो तो कंसीडर होना होगा ही ना, नेचुरल जब उनके पास पेंडिंग है, तो फिर वो कैसे हो सकता है? पेंडिंग है तो डिसीजन ही पेंडिंग है, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तो कितना मतलब टाइम फ्रेम मतलब बढ़ सकता है? कोई ऐसा केस जो ऐसा है कि अभी इसका कोई लिमिट नहीं है। मेरे 2017 के केसेस जो क्लोजर फाइल किए हुए हैं जी, उसका अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें डिसीजन पेंडिंग है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है सीओसी में, तो सीओसी में डिस्प्यूट होने की वजह से कोर्ट में गए, कोर्ट में उसका हियरिंग पे हियरिंग लगता है, उसका कोई डिसीजन नहीं है। तो अब ये डिपेंड्स ऑन दी। सक्सेसफुल क्लोजर के क्या रेशियोज रहे हैं आपके एक्सपीरियंस शुरू में? मतलब इसका स्टार्टिंग में काफी अच्छा रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है जी। जहाँ पे लिक्विडेशन आता है ना उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, अदरवाइज रेजोल्यूशन प्लान जहाँ अप्रूव हो जाते हैं तो वो फास्ट ट्रैक में हो जाते हैं, उसमें इतना इशू नहीं आता है, क्योंकि मैक्सिमम 2-3 साल में रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हुए, विजन में अगर वो चला गया है, देन इट विल गो, उसमें कहीं ऐसा इशू नहीं आता है, उसमें सक्सेस अच्छी मिलती है। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम आता है कि बहुत सी बार रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होता है वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है, या वो बैक हो जाता है, बैक हो गया वापस से, या किसी ने उसके रेजोल्यूशन प्लान को चैलेंज कर दिया कोर्ट में। वो भी हो सकता है, चैलेंज भी होता है, चैलेंज कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो पर प्रमोटर नहीं कर सकता। नहीं, प्रमोटर भी करते हैं, जनरली तो प्रमोटर ही करेंगे, मैक्सिमम तो वही करते हैं, क्योंकि वही चैलेंज करेंगे कि जिसका इंटरेस्ट इफेक्ट है ना वही जाएगा ना कोर्ट में, तो वही जाएगा, या फिर कोई अदर क्रेडिटर है जिसका इंटरेस्ट प्रॉपर्ली नहीं लिया तो मतलब वो प्रेजेंट नहीं कर सकते पर चैलेंज कर सकते हैं, करेक्ट? यस, तो ये चलता है, तो ठीक है, लीगल प्रोसेस है। अब लीगल प्रोसेस में कैसे सॉल्यूशन होता है इंडिया में, we know that it's a time taking process, so we can't help that factor, but उसका इफेक्ट जरूर आता है इंसॉल्वेंसी के कंप्लीट होने के लिए, राइट? क्योंकि क्लोजर के बाद भी वो पेंडिंग रह सकता है, क्योंकि ऐसे तो लॉ में तो हर जगह टाइमलाइन डिसाइड है कि विदिन 30 डेज में होना चाहिए, 14 डेज में इतना होना चाहिए, 6 मंथ्स में इतना होना चाहिए, लेकिन जनरली होता नहीं, बट वैसा होता नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता, तो आप लेकिन हाँ, टाइम लिमिट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए उसको तो टाइम लिमिट में काम करना पड़ता है, बिल्कुल, उसको अपना प्रोसेस टाइम पे कर दिया, वो कहीं अटक गया जाके तो वो एक अलग है, वो अलग बात, अदरवाइज उसको तो
6 मंथ्स में एक बार, अगर वो 6 मंथ एंड करके उसको एक बार प्रोसेस तो देनी पड़ेगी। हम्म। अब वो प्रोसेस अप्रूव होती है नहीं होती है, हम्म। वो एक अलग। वो एक अलग बात है। तो एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आप कोई ऐसे पर्टिकुलर केस को मेंशन करना चाहेंगे हाँ, जो कि आपने बुक में भी इस हाँ, चीज को मेंशन किया है? इसमें मेरा एक्सपीरियंस इंसॉल्वेंसी में बहुत अच्छा रहा, जी। क्योंकि मैं उन लोगों में हूँ जो मैं फर्स्ट इंस्टेंस में इसमें आए, मतलब जो शुरू के स्टार्टिंग के 10 केसेस थे, वन ऑफ द पायनियर्स। तो उसमें 8 नंबर का केस मेरा था, जो ओके। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं शुरू से इन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कंपनीज के रिवाइवल और उसमें इन्वॉल्व था, जी। और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था, तो उसी बेसिस पे मेरा तुरंत ही रजिस्ट्रेशन सब प्रोसेस भी हो गई थी, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने काफ़ी सक्सेसफुली बहुत सारे केसेस हैंडल किए, जिसमें काफ़ी लिटिगेट भी हुए, बहुत अलग से टाइप के केसेस थे, हम्म। और उसमें बहुत से चैलेंज भी आए, क्योंकि स्टार्टिंग टीथिंग प्रॉब्लम भी था, क्योंकि लॉ नया नया था, और लॉ नया नया था तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो क्लियर नहीं थी, करना क्या है, क्योंकि लॉ में तो एक डिफाइन हो गई प्रोसेस, जी। अब उसमें कई केसेस ऐसे आएंगे कि वो उस डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, उस डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहे हैं, या उस प्रोसेस में ही सेट नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस आए, जो हमने अपने एक खुद के उससे, जो भी हमने इनिशिएट किया उस चीज को, उस प्रोसेस को, उस इनिशिएट को हमने सामने प्रेजेंट रखा कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे, फिर कोर्ट में भी प्रेजेंट किया, कोर्ट ने बोला हाँ भाई ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, इस केस को ऐसे सॉल्व करो आप, फिर उसको हमने वैसे सॉल्व किया। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे मेरे बहुत पास सारी चैलेंजेस आए, लर्निंग्स। कल लर्निंग्स आई, और मेरे को काफी मतलब बहुत ही गर्व भी है जी। कि कुछ ऐसी चीजें हमने की जो कभी पहले हुई नहीं थी, और वो बाद में भी इसमें लॉ में भी इम्प्लीमेंट, वो लॉ में भी आ गई, बाद में अमेंडमेंट हो गए लॉ में। जी। तो इस टाइप की बहुत सी चीजें हमने की बिल्कुल। स्टार्टिंग में। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आपने वर्ड मतलब जो नाम रखा है एज एन ऑथर पायनियर रखा है, हाँ, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पायनियर यस फॉर यस। सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस, राइट? जैसे राइट। मैं अब एक केस का बात किया, अब एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मेरे पास था स्टार्टिंग में, जब 17 में आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब उसमें क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तो स्टार्ट हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो मिक्स प्रोसेस हो गई, क्योंकि उसमें इंसॉल्वेंसी के साथ साथ उसमें सेबी के लॉ भी इम्प्लीमेंट हो गए, क्योंकि उसमें पोंजी स्कीम वगैरह का भी कंसेप्ट जुड़ गया, तो उसका एक हैंडलिंग जो हुआ वो प्रॉपर एक अलग ही तरीके से हुआ, नहीं तो उसमें पूरा 100% इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रही, जो एज पर तो आईबीआई हाइब्रिड बोल सकते हैं फिक्स्ड है, उसको। तो हाइब्रिड प्रोसेस हो गई। तो वो हाइब्रिड प्रोसेस भी मैंने हैंडल करी, और वो बहुत ही सक्सेसफुल, इसके लिए मेरे को काफी अच्छा यू वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट। रिकॉग्नाइज भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक में केस अभी जो पेंडिंग है, तो दे हैव अप्रिशिएटेड द प्रोसेस आल्सो, कि भाई इसको एक प्रॉपर्ली हैंडल हुआ हो, एक बहुत ही प्रैक्टिकली एंड प्रॉपर्ली हैंडल हुआ। तो उसमें कई चीजें हमने डेवलप करी थी स्टार्टिंग में, कि जैसे लॉ में डिफाइंड है कि सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही आपको सीओसी बनाना है। जब हमने ये केस लिया तो इसमें तो फाइनेंशियल क्रेडिटर कोई थे ही नहीं उस टाइम पे, बैंक वगैरह का कोई लोन ही नहीं था उन कंपनियों में, तो लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे। ऑपरेशनल क्रेडिटर उस टाइम की डेफिनेशन के हिसाब से वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया था कंपनी को चलाने के लिए एज ए हॉलीडे प्लान में इन्वेस्ट किया, तो वो एज ए इन्वेस्टर कैटेगरी में थे, ओके। कि भाई प्लान दिया, फिर वो रिफंडेबल प्रोसेस था, लेकिन जनरली वो कलेक्शन ऑफ मनी था। जी। तो उन्होंने हॉलीडे टाइम शेयर बिजनेस से बोलते हैं हम, हॉलीडे प्लान में इन्वेस्ट की भी, आप ये दोगे, आप फिर ये हॉलीडे पैकेज है ये लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो आपका पैसा इतने टाइम पे इतने वो इंटरेस्ट के रिफंड हो साथ जाएगा। रिफंड हो जाएगा, ये प्रोसेस थी। तो जब वो केस हमारे हाथ में आया, तो उसमें 30 लाख लोग ऐसे थे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे। अब उन इन्वेस्टर्स को किस कैटेगरी में लेना है, तो जनरली जो उस टाइम जो लॉ था उसके हिसाब से वो आ रहे थे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही हमने ट्रीट किया उस टाइम पे। तो कोर्ट ने भी उसको एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मान के एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया। अब उस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की कमेटी कैसे बनानी है,
क्योंकि ये काफी बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज बिकॉज 30 लाख आप बोल 30 रहे हैं लैक्स तो की तो इतने उनकी लोगों की कमेटी कमेटी कैसे बन बनाना, सकती थी? क्योंकि मैक्सिमम उसमें ऐसा था कि ऑपरेशन थिएटर जाए तो मैक्सिमम 20 को ले सकते हैं जिनका हाईएस्ट ड्यू है। हम्म लेकिन अब इस केस में ऐसा था कि 30 लैक्स थे और सभी बराबर, मतलब किसी का क्या ऑलमोस्ट है, किसी सेम का सेम मतलब अमाउंट मैक्सिमम जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट था। जाता है तो किसी का लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये मैक्सिमम था। और तो 10 लाख भी अगर मैक्सिमम है तो 10 लाख बहुत से लोगों का होगा। तो हम्म आप किसको लोगे और किसको कहाँ से लोगे? रिप्रेजेंट जी। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कमिटी को? तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फर्स्ट चैलेंज ही इतना बड़ा था जो कि हमें 1 डेढ़ महीने में कंप्लीट करना था सीओसी बना के, क्योंकि उस टाइम हम्म तो टाइमलाइन फिक्स थी। बिल्कुल। तो ये जब हमने इंस्टीट्यूट को, जो हमारी जो एजुकेटिंग जो ये अथॉरिटी है, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी हुई, जो हमारे आईबीबीआई से कंट्रोल्ड होती आईबीबीआई। है प्रोसेस, हाँ। तो हमने आईबीबीआई को भी इन्फॉर्म किया कि इस केस में क्या करना है, क्योंकि हम्म लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है। तो हम्म लॉ में डिफाइन नहीं था, तब उन्होंने भी यही बोला कि भाई ये तो प्रेसिडेंट बनेगा, आप इसका अपने हिसाब से आप आप अपना माइंड इसको यूज करो, आपका एग्जीक्यूट टैलेंट यूज करिए। करो और बिल्कुल एग्जीक्यूट बिल्कुल। करो। और आपको फिर अगर कोर्ट को लगता है या आगे सबको लगता है कि इज ए गुड प्रोसेस, हम्म तो एक्सेप्ट होगा, प्रेसिडेंट बनेगा एक आगे के लिए। प्रेसिडेंट बनेगा डेफिनेटली। तो फिर हमने भी फिर बहुत सोचा। और मेरा क्या होता है कि एक पावर इस तरीके का है कि मैं उसको बहुत थिंक करता हूँ कि कैसे इसको हम्म करना है। तो फिर हम्म एक हमने आइडिया लिया कि भाई इसमें एजेंट सिस्टम है, हम्म या क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं जी। जिन्हों जहाँ जहाँ से वैसा आया हुआ है, तो हमने हम्म क्या है, सबको पहले तो एजेंट्स को मीटिंग बुलाई, जो भी हम्म एजेंट्स होते हैं नॉमिनल, कि भाई आप ये सब में स्प्रेड करो कि हम्म भाई इस तरीके से कमेटी, तो हर एक ग्रुप अलग अलग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दे। ये बहुत ही अच्छा हाँ, कि तरीका भाई आप है ये एक्चुअली जो भी है, जो आपने जितने जो सजेस्ट मैक्सिमम किया। लोग हैं, कि भाई इनके ये हम्म लोग हैं, तो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव दे दे और अपना अपना उसमें कंसेंट दे दे कि भाई ये 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, इनकी तरफ से ये आदमी ये रिप्रेजेंट कमेटी को करेगा। रिप्रेजेंट करेगा। तो एजेंट्स जो हमने मीटिंग कॉल किया, तो उसमें फिर हमने डिसाइड किया कि कैसे कौन से रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, उन्होंने हम्म सजेस्ट किया। तो इस तरीके से पूरी एक लंबी प्रोसेस करके, काफी उसमें आइडिया लगा के, लोगों से मिल के, तो वो हमने फिर सेलेक्टेड 40 लोग निकाले। क्योंकि 2 कंपनी थी तो 20-20 ईच के हिसाब से हम 40 मेंबर्स कर सकते थे। तो 40 मेंबर्स करके वो निकाली। फिर उसके अलावा, क्योंकि अब जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया वो लॉ की कोई नॉलेज नहीं रखते, हम्म क्योंकि वे आम इन्वेस्टर्स हैं। तो उनके बेसिस पे कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस कमेटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वी हैव टेकन 2-3 पीपल्स फ्रॉम आउटसाइड। ओके। उसमें से हमने एक तो बैंकर्स के जो एक्स एमडी थे, उनको हमने इस कमेटी में लिया। और एक बीआईएफआर होता था पहले, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, आईबीसी से पहले वो चलता था। हम्म तो वो सिक कंपनीज के लिए स्पेशल एक बेंच होती थी दिल्ली में, तो उनके जो रिटायर्ड जज थे, हम्म तो फिर उनसे भी हमने कनेक्ट किया और उनको भी सीओसी का मेंबर बनाया, ताकि एक प्रॉपर फोरम हो जाए, एक बैलेंस हो बैलेंस जाए। फोरम और हो जाए, देन राइट। ये हमने एक लॉयर जो हम्म आईबीसी को समझते थे, इंसॉल्वेंसी को समझते थे, तो उनको इस कमेटी का पार्ट बनाया। और फिर इस तरीके से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हम्म हम लोग गए एनसीएलटी में कि हम्म भाई ये इस तरीके से हमने कमेटी बनाई है, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है, तो जो है ये प्रोसेस को देखा उन्होंने, तो दे अप्रिशिएटेड और उस हिसाब से उन्होंने अलाउ, So they approved it. दे अप्रूव इट। और फिर बाद में इसको ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं आया। हम्म और इसी के साथ दूसरी प्रोसेस भी हुई। हम्म दूसरी प्रोसेस क्या हुई कि वहाँ 2 कंपनी थी, ओके। मतलब मैनेजमेंट सेम था, हम्म बिजनेस सेम था, हम्म इन्वेस्टर्स भी लगभग इधर आधे इधर इस टाइप से थे। तो अब वो 2 कंपनियों की प्रोसेस को एक साथ करना है, हम्म ताकि एक प्रॉपर तरीके से हो सके, नहीं तो अलग अलग दिखाना है हमको। जी। तो हमने उस प्रोसेस को एक जॉइंटली हैंडल किया, मतलब ग्रुप इंसॉल्वेंसी टाइप हो गया वो। राइट। तो वो ग्रुप इंसॉल्वेंसी के हिसाब से हमने उन दोनों को जॉइंटली मीटिंग करी, जॉइंटली कमेटी बनाई, जॉइंटली सब किया।
उसको भी हमने कोर्ट में डाला, किस तरीके से हम कर पाएँगे, नहीं तो क्या अलग-अलग करने से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसको इस तरीके से हमने प्रेज़ेंट किया, तो वो भी एक अप्रूव हुआ और वो जो प्रोसेस है, ग्रुप इंसॉल्वेंसी वो कांसेप्ट अभी अप्रूव होना बाकी है। लॉ में अभी भी वो मतलब अप्रूव्ड नहीं है? नहीं, लॉ ओके। में अभी भी नहीं आया है, कोई ऐसी हुँ, सेक्शन नहीं है ग्रुप इस पे चर्चा चल रही है, हुँ, अभी डिस्कशंस भी हो रहे हैं। हुँ। तो अभी शायद प्रपोज़ भी किया है जी, जो अमेंडमेंट के लिए, जी, तो वो ग्रुप इंसॉल्वेंसी अब आएगी। और जो हमने ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमने लिए, जो जी। बनाई सीओसी, उसके लिए बाद में काफ़ी डिस्कशंस भी हुए। आईबीबीआई की राउंड टेबल में मेरे को भी बुलाया, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई कि भई हुँ, कैसे लें? क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे आने लगे। जी। शुरू में, बाद में ये जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िटर्स हैं, उनको हुँ, कैसे ट्रीट करना है, हुँ, होम बायर्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है। हुँ। तो जब इस तरीके के केस आने लगे, तब फिर ये डिसीज़न कैसे कि इसको तब एक लॉ बना कि भई ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव का कांसेप्ट आया, कि भई इन सब में से एक ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव आएगा। वो अपना चुनेंगे और उसको कमिटी में तो भेजेंगे। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ही हाँ, आपने तो शुरू में हमने शुरू वो किया। ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव का जी, मैंने जी, चालू किया, जी। वही एक मॉडिफाइड रूप में, हुँ, या क्योंकि बहुत लंबा डिस्कस और एक प्रॉपर तरीके से, तो उसको फिर वापस में लॉ में इम्प्लीमेंट हुआ। तो मुझे इस चीज़ का कि वो चीज़ जो अब लॉ में आई है, वो चीज़ मैंने पहले ही करी। बिल्कुल। स्टार्टिंग इनिशिएट हमने खुद ने किया, तो वो एक इसे मैं बोलना चाहूँगा कि इस टाइप की जो स्किल्स है ना, जी, तो वही एक काम आती है आपके बिल्कुल। फ्यूचर के लिए कि आपको आप ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। जी। वो स्किल्स अप्लाई करनी, बहुतों में वो सोचते हैं, आइडिया लेते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने की हिम्मत नहीं करते। मतलब एग्ज़ीक्यूट मोड तक नहीं हाँ, जा पाते। एग्ज़ीक्यूट मोड के नहीं जाते, क्योंकि उनको हुँ, लगता है, कहीं न कहीं डर लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हुँ, कहीं मेरे को ये प्रॉब्लम, मैंने उसको नहीं सोचा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को काम करना है। अब काम अगर मैं गुड इंटेंशन के साथ कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ जहाँ डिफाइंड ही नहीं है, हुँ। डिफाइंड तो है ही नहीं ऑलरेडी, तो जी, फिर मेरे को एग्ज़ीक्यूट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं उसी हिसाब से उस प्रोसेस को लेके चला और लकीली वो अप्रूव भी हुई, एप्रिशिएट भी हुई। और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हुँ। कुछ मैंने नया चीज़, मतलब एक न्यू अचीवमेंट किया इस टाइप से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये एक बहुत बड़ी तो अचीवमेंट है आई वुड से वो और क्योंकि बाद में जो सुप्रीम कोर्ट तक वो हुँ, एप्रिशिएट हुई, वो हुँ। प्रोसेस। और तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो गई ना? हाँ, इम्प्लीमेंट भी हुई। अब तो आप कह हाँ, रहे हैं इम्प्लीमेंट तो लॉ में भी इम्प्लीमेंट आ कितना रही है। टाइम लगा लाइक आपके इसको एग्ज़ीक्यूट करने से और वो एक्चुअल फिर में लंबा प्रोसेस, मतलब उस टाइम लॉ वो में जो इम्प्लीमेंट ये हुआ? एथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव वाला तो 1-2 साल में हो गया था, जी, तुरंत ही। और ये जो ग्रुप इंसॉल्वेंसी का कांसेप्ट है, वो अभी मॉडिफिकेशन, मतलब काफ़ी उसमें डिस्कशंस चल के अभी शायद वो भी इम्प्लीमेंट हो हो जाएगा। जाएगा, उसमें तो कोई ऐसा दोनों ही इश्यू नहीं मेथड्स देखा जाए, है। आपने तो इजाद किए ये हैं अगर मैं प्रोसेस बोलूँ? स्टार्ट के इनिशियल प्रोसेस में ही हो बिल्कुल, गया, विद बिल्कुल। इन 1 मंथ और 2 मंथ में, हुँ, जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई उसके तुरंत बाद ही। ओके। क्योंकि ये 2 प्रोसेस फर्स्ट थी, जी, तो वो मैंने करी। जी। फिर इसको हमने 6 मंथ में कमिटी की मीटिंग बुलाते थे, इससे बहुत हंगामे भी होते थे, क्योंकि क्रिएटर समझ ही नहीं पाते थे, उनका तो यही मकसद है, हमारा पैसा दो, हुँ, हमारा पैसा दो। बड़ा उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमें काफ़ी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में करना पड़ता था, प्रोटेक्शन सब लेके, क्योंकि लाखों इन्वेस्टर्स थे और हुँ। ग्रुप के ग्रुप आते थे ऑफिसेज़ में, 300 लोग, कभी 200 लोग की, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बेसिस था। तो बड़ा मुश्किल था हमको हैंडल करना, लेकिन फिर भी हमने, मेरा जो नेचर है, मैंने बहुत पेशेंसफुली प्रॉपर तरीके से सबको जवाब भी दिया। मैंने वीडियो भी रिलीज़ किए कि भैया पैनिक नहीं हो, ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है, कहीं न कहीं कोर्ट का प्रोसेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने समझाई, लेकिन हुँ, फिर भी पैसा तो पैसा ही होता है, जिसको ट्रू। लेना है, जिसने पैसा दिया हुआ है। बहुत से ग्रुप ऐसे भी थे जो मतलब इसकी प्रोसेस के अगेंस्ट में भी थे, हुँ। कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, इनको तो, प्रमोटर्स को तो मतलब पूरा एक्शन लेके सब कंपनी एसेट्स बेच के, लेकिन वो प्रोसेस से सब वो कुछ तो होगा, प्रोसेस तो फ़ॉलो होना ज़रूरी है। वो तो होगा ना। जी, तो जी। कुछ नाराज़ भी थे, तो अब उसी सिलसिले में मेरे को यहाँ पे एक वो लाइफ़ का एक ऐसा बिटर एक्सपीरियंस भी हुआ कि मेरा उस टाइम पे किडनैप भी हुआ, abducted हुँ। बाय सम ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्होंने पैसा डाला हुआ हुँ, था। बिल्कुल तो मैं समझ सकती हूँ। तो तो वो जो वो एक एक बिटर एक्सपीरियंस मेरा ये जो लाइफ में आया। एक्सपीरियंस एकदम से हुआ तो इस इसकी वज़ह से क्या चेंज आया आपके
वर्किंग स्टाइल में, या आई एम श्योर आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं बहुत ज़्यादा जब हो ये गए हुआ होंगे? तो ये तो सब अचानक से हुआ, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली हैंडल कर रहा था। कुछ नाराज़ लोग थे, जो भी था उनका प्रॉब्लम था, उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था या जो भी था व्हाटएवर। तो वो मेरे को एब्डिक्ट किया, एक मतलब बाहर उन्होंने पूरा रेकी किया कि मैं किस टाइम उसमें ऑफ़िस में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। नीचे उतरा तब 5-6 लोग मिलने आए। बात करते-करते सडनली कुछ दूसरे 2-3 लोग और आए, गाड़ी आके उन्होंने पीछे से अपनी गाड़ी में धकेल ये दिया। तो काफी फिल्मी हाँ, फिल्मी पूरा सीन फ़िल्मी हो स्टाइल में गया ही एक था, तरह से। पूरा फ़िल्मी स्टाइल ही था। तो वाज़ वेरी टफ। मैंने कहा कहाँ लेके जाऊँ? मैंने कुछ नहीं, आप बैठो। और वो बॉडी बिल्डर टाइप के हम्म। जो 2-3 हम्म। वो थे उसमें, 2-3 वो थे। अरे नहीं, बस यहीं दादर तक जाएँगे। वहाँ पे फिर अपना एक मीटिंग है, वहाँ आपको ये देना है, बताना है, क्या मतलब करना है, क्या जबरदस्ती करना वाली है। मीटिंग थी ये तो, हाँ, फिर एक तरह बोले से। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा दादर तक ले जा रहे, ठीक है। फिर मैंने हम्म। समझाने की, फिर मैंने उस टाइम अपने आप को कंट्रोल किया कि मैंने ज़्यादा रेसिस्ट करूँगा तो शायद कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगा। जी। तो मैं शांत रहा, और फिर वो दादर तो लिए नहीं, हो तो आगे बढ़ता जा रहा है गाड़ी भी, कहाँ ले जा रहे हो? और उस टाइम बारिश का टाइम, मतलब वो सीन ऐसा था। सितंबर सितंबर ओह माय मतलब गॉड, मुंबई, और मतलब मुंबई में बारिश पूरा। बिल्कुल तो वो काफी चला गाड़ी काफी एक। नासिक तक, रात को 12 बजे तक ओह माय नासिक। गॉड। और वहाँ पे कोई ऐसे बेकार सा, मतलब ऐसा ही था, हम्म। गेस्ट हाउस टाइप था। जी। वहाँ जाके वो मतलब केवल है, पूरा फिल्मी एक आपके पूरा साथ, फ़िल्म स्टाइल। मतलब आप इस पे बकायदा एक मूवी बना सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ रियल लाइफ स्टोरी की में स्टोरी, आपके रियल साथ इस लाइफ तरह का स्टोरी है। एब्डक्शन हुआ है, मतलब एक तो तरह से और किडनैपिंग हुई है। फ़ोन वोन ले लिया जी। तो पीछे से सबको प्रॉब्लम होने वाला ही था। हम्म। फिर भी मैंने गाड़ी में बैठे-बैठे काफ़ी कन्विंस किया, उन मेरा लोगों पूरा को। प्रोसेस बताया। हम्म। तो वो कहीं न कहीं वो फ़ैमिलियर हुए उस चीज़ हुए से, वो तो समझे। उनको मेरे से कोई इतना इश्यू नहीं था। उनको ये हम्म। नहीं था कि भई, उनका मकसद था कि भई आज कंट्रोलिंग आपके पास है, तो हम्म। आप इतना पैसा हमको दिलवा दो। तो उनकी समझ उस उनकी चीज के उस लिए, क्योंकि लॉ मतलब वो नहीं समझते बिल्कुल थे वो ना। नहीं समझ रहे थे। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, फिर बोले नहीं ठीक है, आप तो जो प्रमोटर है उनका नंबर दे दो, नंबर हमारे पास हम्म। नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो आप हम्म। उनका हमको वो दो। मैंने कहा हम्म। भई मेरे पास जो है वही नंबर है जो सबको दी मिला है। मैंने कहा ठीक है, हम्म। लेकिन कहीं बात बनी नहीं। हम्म। फिर उसने कोशिश करी, फिर प्रमोटर वो वहाँ पे भी जो सब जगह प्रॉब्लम हो गया, जब ऑफिस में सबने देखा, क्योंकि हम्म। नीचे जब इस तरीके से देखा तो वो सब सीसीटीवी वगैरह में भी सब हो गया था पीछे से। फिर तुरंत ही कंप्लेन वगैरह गई, पुलिस आई, पुलिस ने वो सब ट्रैकिंग चालू करी, कैसे कहाँ ढूँढ सकते हैं। तो मेरा तो फ़ोन तो बंद था, लेकिन हम्म। वहाँ पे सीसीटीवी में दिख गया था कि भई ये पर्सन है, जिसने किया है, जो इन्वॉल्व है। तो उसके घर तक भी पहुँच गए, सब किया, पीछे से उन्होंने सब किया, उधर मेरे घर पे भी इन्फॉर्मेशन हुई थी सब जगह, वो मच हम्म। गया। बाद में लेकिन 12 बजे के आस-पास मैंने कहा भई तुम एक बार मेरे को कॉल तो करवा दो, मेरी फैमिली में परेशान हो रहे होंगे, तो मेरे को बात तो करनी है। जी। तो उसने कहीं वीराने में ले जाके फिर वो अपने फ़ोन से हुँ। बात करवाई हुँ। कि भई आप बात कर लो, तो मैंने ठीक है। हुँ। तो बताया अभी मैं अभी सब सही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो चल ही रहा था उनके तो वहाँ पे। तो ये पूरा कितना टाइम आपने निकाला इनके वो अब्डक्टर्स 24 के साथ? आवर्स पूरा ओह! रात निकला, फिर वापस आए। वो खाने-वाने का भी जैसे उन्होंने बोला आप क्या खाते हो जैन फूड में, फिर दूध वगैरह सब देने हुँ। का, मेरा तो कोई इच्छा थी नहीं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल ही वो था ही नहीं कि क्या खाऊँगा इच्छा मैं के अभी। विरुद्ध अगर कुछ हो रहा होता है तो खाना भी नहीं खाता है, वो मतलब फिर समझ सकते उनका हैं। थोड़ा-थोड़ा फ्रेंडली हो हुँ। गए, पहले नहीं बस आप हमारी हेल्प करो, ये करो, हुँ। वो करो, हम आपको 2-3 दिन रखेंगे, और आपके पास तो वो भी नहीं है, तो आप ऐसा करते हैं सुबह कपड़े भी ले लो थोड़े बहुत 1-2, यहाँ से बाय करा देते हैं आपको, क्योंकि हुँ। आपका अभी हम तो 2-3 दिन आपको रखेंगे जब तक हमारा वो वहाँ से वैसा-वैसा नहीं मिलेगा। उनको ऐसा लगा उनको कि ऐसा लगा कि इनको कि रखेंगे तो वहाँ से हमको पैसा जी, मिल हाँ, जाएगा। तो वही समझ नहीं है हाँ, ना, वो समझ उस नहीं चीज़ थी। की समझ नहीं थी। तो
मैंने कहा भाई ऐसा होगा नहीं, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन है इस चीज के कि मेरे को यहाँ रखना है तो रखो, आपको ही दिखने मेरे को मेहमान बना के रखना है तो रखो। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था, होने वाला नहीं बिकॉज है। दे डिडंट नो कि तो उससे उनको कोई अब फायदा वो नहीं। क्या हुआ कि फिर वो उसका फोन वहां पे था, तो वहां पे वो तो हो गया उल्टा कि उल्टा उल्टा उन्होंने आपका समय लेके उस काम में और हाँ, देरी करी। देरी करी। वो फ़ोन से फिर उसका फ़ोन जब एक बार ट्रैक हो गया तो लोकेशन तो पता लग गई कि बिल्कुल। भई इसके आस-पास कहीं है। तो हम्म पुलिस का जो भी था वो जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी वो सब उधर ट्रैक कर ही रही थी। हम्म दूसरे दिन सुबह जाके फिर बाहर गए कि हम्म भई चलते हैं मार्केट वगैरह में, लेके गए मेरे को। तब वापस से फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की हम्म कि एक फ़ोन वापस से कर लो, बहुत अर्जेंट काम है। तो थोड़ा-सा उसको क्या लगा कि भई हाँ ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं। वापस उसने फ़ोन मेरे को दिया, तो फिर मैंने किया, तो वो शायद ट्रैक हो गया था फ़ोन। वो ट्रैक हो गया तो गाड़ी के पीछे-पीछे जैसे थोड़ा हम आगे चले या गाड़ी जहाँ चली तो वहीं पे फिर एक जगह आके पुलिस की गाड़ी आके रुक गई। और फाइनली वो लोग, हाँ, उन्होंने, पुलिस ने ट्रैक कर ही लिया। ट्रैक कर लिया। मुंबई पुलिस ने बहुत इमीडिएट एक्शन इस इमीडिएट तरीके एक्शन से किया। लिया था। तो फिर वहाँ से फिर वो मुंबई आए, सबका देखा हाल, बहुत मतलब ऐसा था कि घर पे फ़ोन हुआ, अभी आ गए, फिर रात को घर पहुँचा अहमदाबाद, तो सब मना कर रहे, भई ऐसा कोई काम करना ही नहीं, अपने तो छोड़ दो इसको, क्यों करना है ऐसा काम, किसके लिए करना है? ये सब मतलब होता ही है, नेचुरल है, फैमिली बिल्कुल में तो सब होता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये सोचा कि भई जो मेरा काम है, वो तो मुझे हम्म करना ही है, तो चलो आज मेरे साथ हुआ, किसी के भी साथ हो सकता है और ज़रूरी थोड़ी है कि और भी कुछ हो सकता है दूसरी हम्म चीज़ों में। तो काम छोड़ने इसका तो कोई मीनिंग ही वो कोई नहीं है, सोल्यूशन नहीं कोई है ना। सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ हम्म का। तो पर मैंने इससे आपका कॉन्फिडेंस तो अब बढ़ कॉन्फिडेंस गया बढ़ा, होगा कॉन्फिडेंस कि बढ़ा। आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, हाँ, राइट? और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू किया, फिर आगे की प्रोसेस काफ़ी लंबी चली, हम्म सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, उसमें हमने बहुत काम किया, हम्म उसमें कोर्ट ने उनकी जो अदर कंपनीज़ थी, उनकी एसेट्स को भी अटैच करा, हम्म फिर एक कमिटी बना के दी हमको एक पूरी और फिर वो आईबीपीआई के उससे निकल गया, इंसॉल्वेंसी मतलब एनसीएलटी का कोई रोल नहीं रहा क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम हो गया जी। और सारा जो भी हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम एवरीथिंग इज़ मॉनिटरिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड दे हैव मेड अ कमिटी जिसमें उन्होंने बहुत एक प्रैक्टिकल मूव लिया कि उस कमिटी में आरपी के साथ-साथ सेबी के ऑफिसर को डाला, एक हम्म एक रिटायर्ड जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे उनको डाला एज ए चेयरमैन कि भाई वो फाइल जो भी कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हों वो डिसीजन ले सकें। हम्म इन्वेस्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको डाला हम्म और प्रमोटर्स के रिप्रेजेंटेटिव को डाला। तो ऐसे ऐसे सुटेबल जो 4-5 जो कनेक्टेड पार्टीज थी उनको एक कमेटी में ला दिया। बोले आप ये सारे एसेट्स को अटैच करो, इनका वैल्यूएशन करो, इनको सेल करो, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। हम्म तो वो एक प्रोसेस उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट की और मतलब ग्रेसफुली बहुत ही मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस टाइप की स्कीम में पूरी की ऑलमोस्ट जो हमारे पास 122 एसेट्स पोजीशन में थी, हमने 111 एसेट्स बेच दी हम्म सक्सेसफुली अच्छे से प्राइस में। पैसा भी कलेक्शन हो गया। केवल 10-11 एसेट्स बची थी जो काफ़ी हाईली लिटिगेटेड थी, तो वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा की पूरी प्रोसेस को एक प्रॉपर्ली हैंडल हुआ हम्म, क्योंकि कमिटी में सभी तरह के लोग थे, सब फील्ड में, तो एक जी। अच्छे डिसीजन भी हो जाते थे और सुप्रीम कोर्ट में वो अप्रूव हो जाते थे। तो कोर्ट ने भी उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एप्रिशिएट किया हम्म, कि इतने प्रॉपर तरीके से हैंडल हुआ। बिल्कुल। ये मतलब पूंजी कंपनीज की हैंडलिंग की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मुझे अभी तक लगी। अभी बहुत से ऐसे पूंजी स्कीम वाले केसेस हैं बड़े-बड़े, जी। लेकिन वो अभी तक इतने सालों से चल रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं वो लिटिगेटेड है, एसेट्स बिक नहीं पा रही हैं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकली वो हैंडल नहीं हो रही है। जी। बहुत सी चीज़ें कहीं न कहीं लिटिगेशन चल रहे हैं, कोई आपस में क्या कर रहा है, कोई इनिशिएटिंग नहीं है, एग्ज़ीक्यूशन में इश्यूज़ हैं।
क्योंकि एग्जीक्यूशन कौन करे, यहाँ तो आरपी था तो आरपी के पास सारी पावर्स थी, पावर्स भी अथॉरिटी थी थी, और लाइबिलिटीज भी थी। लाइबिलिटीज भी थी। कंट्रोलिंग की लाइबिलिटीज, क्योंकि हमारी सब एवरीथिंग रिपोर्टिंग होती थी, बिल्कुल, तो वो उसके करने से वो एग्जीक्यूशन भी फास्ट हुआ, बिल्कुल। तो वो उससे रिजल्ट भी आए। तो मेरा तो यही है कि अगर यही प्रोसेस को हर केस में अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस का सोल्यूशन होगा, और जो भी एक डेड मनी जहाँ पड़ी है सोल्यूशन मिलेगा, स्पीडी सोल्यूशन टाइमली मिलेगा, सोल्यूशन मनी मिलेगा। रिकवर होगा, बिल्कुल, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको न्याय मिलेगा, न्याय पैसा मिलेगा, मिलेगा, उनका जो भी पैसा। मिलना है, जहाँ बिल्कुल, मिलना है वो मिले तो सही कम से कम। बिल्कुल। तो ये एक प्रोसेस थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मेरी लाइफ में रहा इंसॉल्वेंसी का, जिसमें मैंने मतलब बहुत कुछ लर्न किया, मतलब हर तरीके से, मतलब अपने इंटरनल स्ट्रेंथ समझो, फिजिकल स्ट्रेंथ समझो, मेंटली स्ट्रेंथ, और बिल्कुल। अपने नए नए आइडियाज जनरेट करना, और हुँ, एक जो हिम्मत होती है ना कि भाई आप कुछ कर सकते हो, कुछ हुँ, अचीवमेंट कर सकते हो, एक तो वो मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें। तो काफी मजा आया। और मैं जो भी न्यू कमर्स या जो हुँ, नए इंसॉल्वेंसी या जो मेरे प्रोफेशनल के लोग हैं, तो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को आप पहचानो, हुँ, बहुत ज़रूरी। और उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के आप अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल, आपको एक्सक्यूज नहीं करना है कि ये चीज नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, हुँ, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल, बस आपका करने का जज्बा होना चाहिए, उसका जी, आपका अगर आइडिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जी। और अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, हुँ, गुड इंटेंशन के साथ बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो। और जब जो क्योंकि जो मैंने किया जो लॉ में नहीं था, जो मैंने प्रैक्टिस फॉलो की या जो प्रोसीजर फॉलो किया, तो मैंने गुड इंटेंशन के साथ किया, जी, वो गुड इंटेंशन के साथ मैंने किया, तो उसको मेरे का रिजल्ट भी मिला, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही था कि भाई जो भी मैं प्रोसेस हो इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी हुँ, को लॉस नहीं होना चाहिए, प्रोसेस बिल्कुल, है, प्रोसेस में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बेनिफिट ही होना चाहिए। जी। वो करा मैंने, मेरे को अच्छा लगा, तो आगे जाके मैं अप्रिशिएट भी हुआ, इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं, तो और चेंजेस जो आप चेंजेस लेकर आते आए, हैं, वो है ना? होते ही चेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, होते ही, पार्ट ऑफ क्योंकि जो जो प्रोसेसेस। नई नई चीजें होती हैं, जी, नए लॉ में भी क्या है कि वो लॉ एक बार बन गया, जी, लेकिन अब उसके बाद बहुत सी चीजें बाद में ही जुड़ती हैं उसमें, धीरे बिल्कुल, धीरे जब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, लोगों के एक्सपीरियंस से उसमें जो चीजें आती हैं, तो वही बाद में जुड़ता है। एब्सोल्युटली। वो लॉ में अमेंडमेंट होते रहते तो हैं, कहने का टाइमली मतलब अमेंडमेंट है होते कि रहते वक़्त हैं। के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी, वो बहुत जरूरी। वो बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे जो लोग हैं, जो पायनियर हैं, मैं बोलूँगी इंसॉल्वेंसी के इस केस में, जिसमें आपकी जो मेहनत है, वो डेफिनिटली आगे कितने लोगों के लिए प्रेसिडेंट बनी, यस, राइट? और आज सब लोग डेफिनिटली आपको थैंक यू देंगे और बोलेंगे, क्योंकि इस तरह का पायनियर होना अपने आप में एक उपलब्धि है, राइट? और इंसॉल्वेंसी के बारे में हमने भी बहुत कुछ सीखा, और दर्शकों को भी हमने आज आई थिंक बहुत सारी नॉलेज आपके थ्रू हमें दी है देवेंद्र जी। एंड हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। हम चाहेंगे आप ग्रो करें और भी उपलब्धि आप हासिल करें अपने जीवन में। और एक किताब आपने लिखी, आई थिंक दूसरी किताब आपकी लॉन्च करूंगा मैं। लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम चाहेंगे कि जब भी आप अपनी दूसरी किताब लॉन्च करें, हम आपसे फिर से मुखातिब हों और हम फिर से आपके साथ एक पॉडकास्ट यस, डेफिनेटली ज़रूर करें। मेरे को इसमें अच्छा ही लगेगा कि अगर मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगा सबके बिल्कुल, साथ। बिकॉज़ अवेयरनेस क्रिएट करने या का ही हमारा भी एक ये मकसद है कि हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ हम बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा नया करें, जो जो बहुत ज़रूरी है, जरूरी है क्योंकि जी। बदलाव बहुत ज़रूरी है। बराबर, हमने यही डिस्कस किया है, और आप हमारे स्टूडियो में आए, और अल्फा नानू की मैं बात ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है, पहली शॉर्ट फिल्म है, और आपने जो आपके साथ जो जीवन में हुआ है रियल में, आई थिंक वो भी एक उस पे भी मूवी ज़रूर बननी चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव आपको है, और आप उस पर सोचिएगा। तो अल्फा नानू अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे सर लॉन्च हो गई है, तो मैं चाहूँगी कि अम,
आप भी कुछ बोल दीजिए कि देखने के लिए शॉर्ट फंडली है, नहीं, ओटीटी बहुत प्ले अच्छी है एंड प्रयास है आपका, जी, जो स्टार्टिंग में इस टाइप का मूवी आपने बनाया है। जी, वेरी जी। शॉर्ट फिल्म का जैसे कंसेप्ट अभी चालू कंसेप्ट हुआ है, है, अभी काफ़ी चल रहा है। तो वो एक बहुत बढ़िया कदम है और डेफिनेटली ये मूवी भी अच्छी जा रही होगी जिस हिसाब से अपने 3-4 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे ये चल रही है, जी, तो पक्का इसको देखना भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी ऐसी इस टाइप की जो है मूवीज़ या उसकी सीरीज़ या उसका जो एपिसोड्स बिल्कुल और भी बनाएँ बनाएँगे आप, सर, बिल्कुल बनाएँगे तो और लोगों को उसका वो मिले। बिल्कुल, यही हमारी कहते हैं ना कि शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हम और भी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाएँ, अच्छी स्टोरीज़ मिले। आप जैसी स्टोरी जो कि एक नायाब स्टोरी है क्योंकि ऐसे जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा नैरेटिव या बन सकता है, उसपे बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है। तो थैंक यू सो मच देवेंद्र जैन थैंक जी यू। हमारे साथ जुड़ने थैंक यू के सो लिए मच। एंड कीप वॉचिंग अस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू गिव योर फीडबैक।